नमस्कार, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द खबरी लाल। हाजिर हूँ एक और आज फिर बड़ी खबर लेकर। खबर बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने थंबनेल देखा है। और इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि खबर मोदी जी को लेकर है और उनका एक किला ढहने वाला है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। क्या है वो खबर पूरी, इसके लिए आप बने रहें मेरे साथ। और आपको हमारी किसी खबर से कोई शिकायत है तो हमें अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखें, हम और हमारी टीम जल्द उस पर अमल को लाएगी। तो चलते हैं अब बिना वक्त गवाए खबर की ओर। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर की जो सबसे मजबूत दीवार होती है उसी में दरारें पड़ने लगती हैं। यानी जो हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं वही वीक पॉइंट होने लगते हैं, वही कमजोर कड़ी होने लगते हैं। और शायद ऐसा ही कुछ हाल मोदी जी के उत्तर प्रदेश का, वो उत्तर प्रदेश जो मोदी जी का अब तक का सबसे मजबूत किला कहा जाता है, मजबूत गढ़ कहा जाता है, आजकल उसी किले में दरारें दिखने लगी हैं। अब उत्तर प्रदेश से आ रही ताजा जानकारी जरूर चौंकाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे ने मोदी जी को 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया। 2014 में इसी उत्तर प्रदेश ने मोदी जी को 73 सीटें दी और 2019 में 64 सीटें मोदी जी की झोली में डाली। यूपी था तो मोदी जी के पास देश था, ठीक है। यूपी गया तो कहीं देश ना चला जाए। और इसीलिए आज का जो सबसे बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन, क्या मोदी और उनके साथ योगी, क्या इन दोनों के हाथ से यूपी निकल रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है इनके हाथ से? अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो ताजा स्थिति है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा और देखकर आपको ताजा हाल पता लगेगा, आंखें भी खुलेंगी। लेकिन पहले जरा आरएसएस की एक इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट देख लेते हैं। वो आरएसएस जो बीजेपी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसने जो उत्तर प्रदेश का असेसमेंट किया वो रिपोर्ट जान लेते हैं। और ये रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है। ये रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से आउट ऑफ 80 40 सीटें रेड जोन में। रेड जोन से मतलब है कि ये जो 40 सीटें हैं वो फंसी हुई हैं, यानी 80 में से आधी सीटें फंसी हुई हैं। और अगर आप 2014 और 2019 से तुलना करेंगे इस असेसमेंट रिपोर्ट की, तो एक निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि बीजेपी को 30 से 35 सीटों का उत्तर प्रदेश में नुकसान हो रहा है। और ये जो 30-35 सीटें हैं, इसकी भरपाई देश में किसी भी प्रदेश से होती हुई नहीं दिख रही। अब जाहिर तौर पर आरएसएस की जो इंटरनल असेसमेंट है, इसके पीछे कुछ कारण भी होंगे। और लोग ऐसा कहते हैं, सूत्र बताते हैं कि 3-4 कारण जो हैं वो आरएसएस ने अंडरलाइन किए हैं। एक कारण जो आरएसएस को आशंका है, जो उनको डर है कि अगर नीतीश कुमार बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ते हैं तो एक ध्रुवीकरण होगा, खासकर कुर्मी वोटों में। तो नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश लड़ने का डर सता रहा है कि उनके आने से क्या होगा। दूसरा, आरएसएस को ये भी लगता है कि एन वक्त पर, आखिरी वक्त पर कहीं मायावती इंडिया अलायंस की बारात में शामिल ना हो जाए। ऐसा हुआ तो फिर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब एक पूरी गोलबंदी हो सकती है। और उसमें अगर मुस्लिम जुड़ जाता है यूपी में, जो 19% से ज़्यादा है, तो ये एक बड़ी खतरे की घंटी मोदी जी के लिए है, बीजेपी के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, जो ओबीसी कार्ड आजकल राहुल गांधी खेल रहे हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, फिर दलित भी जोड़ लीजिए, फिर उसमें के पीछे जो है अल्पसंख्यक भी, ये जो एक कार्ड है ओबीसी का, इसको लेकर भी आरएसएस अंदर से हिला हुआ है। और हिला इसलिए है क्योंकि ये ओबीसी कार्ड सीधे सीधे जो हिंदुत्व की जो यूनिटी है, उस वोट को ये कार्ड बिखेर देता है। ये डर भी आरएसएस को सता रहा है। अब दोस्तों, ये तो रही आरएसएस की बात, ये तो रही बीजेपी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात। लेकिन जो मैं आपको खबर बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो बिगेस्ट फैक्टर है इस वक्त बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में, वो है मोदी और योगी फैक्टर, मोदी प्लस योगी फैक्टर। अब आप सोच रहे होंगे मोदी प्लस योगी का मतलब है 1 + 1 11, यानी 1 और 1 11। सवाल ये है कि वाकई अगर ये 1 और 1 11 होते
तो मैं ये वीडियो ही ना बना रहा होता। फिर बीजेपी को आप कह सकते हैं यूपी में इस बार फिर से एक केक वॉक मिलता, यानी बीजेपी को इस बार फिर से वॉकओवर मिलता अगर योगी प्लस मोदी 1 और 1 11 होते। ये 11 नहीं है, और क्यों नहीं है ये फिगर आप देखिए। मोदी प्लस योगी के बीच में एक और बंदा है, मोदी प्लस शाह प्लस योगी, और ये जो फिगर है मोदी प्लस शाह प्लस योगी, ये 1 और 1 11 नहीं बनने दे रहा। क्या कहानी है ये भी मैं बताता हूँ। अब हालांकि अमित शाह कभी ये बात नहीं मानेंगे, योगी जी कभी नहीं मानेंगे, जो गोदी मीडिया है वो आपको कभी नहीं ये बात बताएगी, लेकिन पर्दे के पीछे हकीकत यही है कि मोदी प्लस शाह वर्सेस योगी। हालांकि मोदी जी का योगी से ठीक ठाक संबंध है, रिश्ते हैं, आप कह सकते हैं कि एक संवाद बना हुआ है, और कहीं ना कहीं मोदी जी चाहते हैं कि योगी 2024 तक कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहें, उनकी सीटें जो हैं उसका नुकसान ना हो उत्तर प्रदेश से। तो मोदी की कोशिश है, लेकिन अब क्योंकि शाह और योगी की जो लड़ाई है, शाह और योगी की जो खेमेबाजी जिसने समीकरण बदल दिए हैं उत्तर प्रदेश में, उसका सबसे बड़ा जो कारण है, द रीज़न इज कि ये उत्तराधिकार की लड़ाई है। मोदी के बाद कौन, और जिस तरह से योगी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है पिछले 2-3 सालों से, और खासकर जब से 2022 का दूसरा चुनाव योगी ने जीता है बहुमत के साथ, तब से योगी को जिस तरह से पीएम के कुर्सी के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आफ्टर मोदी योगी, ये जो प्रोजेक्शन है ये मोदी जी के चाणक्य को, अमित शाह को पसंद नहीं है, और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश में खेमेबाजी है, और यही एक बड़ा फैक्टर है जिससे आरएसएस भी परेशान है। अब यूपी की जो ज़मीनी हकीकत है, जो वहाँ का हाल है, वो तो मैं आपको उस पर ताज़ा और एक्सक्लूसिव जानकारी देने ही जा रहा हूँ कि किस तरह से उत्तर प्रदेश हाथ से निकल रहा है मोदी जी के और योगी के। और हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर रविकांत एक बेखौफ आवाज़ हैं उत्तर प्रदेश की आज की तारीख में, कैमरे पर खुलकर बोलते हैं, वो साथ में रहेंगे। लेकिन मैं ज़रा सा ये जो योगी जी और शाह साहब, ये जो चाणक्य और योगी के बीच में ये जो 36 का आंकड़ा होता चला जा रहा है, जिस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मैं थोड़ा उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। थोड़ा सा ये समझ लें और फिर बड़ी खबर समझते हैं। अब एक तरफ योगी हैं, दूसरी तरफ अमित शाह हैं, चाणक्य, तो एक तरफ चाणक्य, दूसरी तरफ महंत। अब महंत और चाणक्य के इस संघर्ष, सत्ता संघर्ष में उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे पिस रही है, प्रशासन कैसे पिस रहा है, इसकी आप एक मिसाल देखिए। जैसे उत्तर प्रदेश में एक चीफ मिनिस्टर हैं, उनके नीचे 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, 2 डिप्टी हैं उनके, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। अब दूर से देखने में ऐसे ही लगता है कि साहब ये दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो सीएम साहब को रिपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, ये दोनों डिप्टी सीएम अमित शाह के लोग हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और सिर्फ ये 2 डिप्टी सीएम ही नहीं, कैबिनेट के ज़्यादातर मंत्री विश्वास पात्र हैं अमित शाह के। और सिर्फ मंत्री ही नहीं, जो रीजनल पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, उनके जो नेता हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर, जैसे दारा सिंह चौहान, जैसे अनुप्रिया पटेल, जैसे संजय निषाद, लंबी लिस्ट है, इनकी भी योगी जी से नहीं बनती। ये भी कहीं ना कहीं अमित शाह जी के ज़्यादा करीब है। तो ये हाल है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, रीजनल पार्टी के लीडर्स, सिर्फ यही नहीं, संगठन और सरकार भी, यानी जो संगठन के लोग हैं, बीजेपी के पार्टी के जो चीफ हैं, वो भी अमित शाह के करीब हैं। और ब्यूरोक्रेसी में भी कई ऐसे ताकतवर, चीफ सेक्रेटरी से लेके और भी कई सेक्रेटरी, वो भी अमित शाह को ही नमस्कार करते हैं। वैसे भी चमत्कार को ही नमस्कार होता है। अब दोस्तों, जिस दौर में बहुत सी सच्चाई, बहुत से तथ्य, फैक्ट्स आपसे छुपाए जा रहे हो, गोदी मीडिया, सरकारी मीडिया, विज्ञापन मीडिया सही तस्वीर ना दिखा रही हो, अगर ऐसी सूरत में हमें एक ऐसा शख्स मिल जाए जो उत्तर प्रदेश को समझता भी हो, समझाता भी हो, बेखौफ भी हो, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर सिचुएशन कोई नहीं हो सकती। और आज रविकांत, प्रोफेसर रविकांत आपको उत्तर प्रदेश की वो झलकी दिखाने जा रहे हैं, वो फैक्ट्स और फिगर रखने जा रहे हैं जो आपने सोचे नहीं होंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि ये उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, और लोग कहते हैं कि यूपी गया तो देश गया, उस यूपी की सच्चाई मुझे लगता है आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। आखिर तक देखिएगा।
आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है। चलते हैं सीधे प्रोफेसर रविकांत साहब के पास। डॉक्टर साहब, जो पहला सवाल है कि एक परसेप्शन है, जब दिल्ली में चर्चा होती है उत्तर प्रदेश की तो ये कहा जाता है कि 80 में से 70 सीट तो आ ही रही है, और कोई कहता है कि ना साहब 80 में 80 आ जाएंगी। मिशन 80 है, और मिशन 80 का मतलब है 80/80, 80 में 80। क्या जमीन पर आपको ये तस्वीर दिख रही है कि 14, फिर 2019, फिर 2024, मतलब तीसरी बार आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है, या जो आपको उत्तर प्रदेश में जमीनी हकीकत दिख रही है? क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा, आपको क्या दिख रहा है जब आप जिले जिले जा रहे हैं? आपको वहां क्या दिख रहा है? देखिए दीपक जी, जो लोग इस मुगालते में हैं कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में यहाँ 80 में से 80 सीटें गिर जाएंगी, उनकी हकीकत क्या है? कल का वीडियो आपने देखा होगा ना, अमेठी का। कल का वीडियो देखा आपने अमेठी का? अमेठी में जी वो हॉट सीट जहां से स्मृति ईरानी को नरेंद्र मोदी ने भेजा था कि राहुल गांधी को यहां से आउट कीजिए, वो स्मृति ईरानी पहले नहीं दूसरे चुनाव में सफल होती हैं, और वो तो नायिका भी हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू वाली स्टार प्रचारक है। ऐसे ही स्टार प्रचारक है वो बीजेपी की। और योगी आदित्यनाथ, सही कहा, पूरे देश के सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरे, जिनका हेलीकॉप्टर एक जमाने में उतरता था तो हजार ऐसे ही लोग आ जाते थे, दर्शन के करने के लिए लोग आ जाते थे। और कल जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं कि कुर्सियां खाली है, लंच पैकेट रखे हैं और कोई झांकने नहीं जा रहा है, योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं और लोग सड़क की तरफ जा रहे हैं। ये क्या मिजाज है उस सीट का जिसपे सारा दांव लगाया नरेंद्र मोदी ने, सबसे अपनी मजबूत मंत्री को वहां पहुंचाया। और अगर आप क्या कहना, आप डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि गुरुद्वारे में जब लंगर होता है और भीड़ जुट जाती है, या जागरण में जिस तरह से भीड़ जुट जाती है अगर खाने पीने का इंतजाम है, आप कह रहे हैं खाने पीने का इंतजाम था और उसके बाद भी देवर नो पीपल, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वहां 25,000 कुर्सियां लगाई गई थी, केवल अग्रिम पंक्ति में ही कुछ लोग बैठे हुए थे और सारे पीछे से लोग निकल रहे थे, योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो भी आए थे 1000-2000, बाकी तो कुर्सियां खाली ही थी। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब अमेठी का ये हाल है तो समूचे यूपी का क्या हाल होगा जी। स्टार प्रचारक दो जब पहुंच रहे हैं, फिर 613 करोड़ की सौगात दी गई वहां, और लोग नहीं सुन रहे हैं क्योंकि बहुत हुआ जुमलेबाजी। अब की बात नहीं चाहिए लोगों को ये मोदी सरकार। आप क्या कह रहे हैं कि स्थिति इतनी बदतर है कि योगी जी मंच पर हो, स्मृति ईरानी जैसी मतलब सबसे ताकतवर मंत्री, मैं तो कहूंगा अमित शाह के बाद अगर ताकत इस देश में किसी के पास है, मोदी अमित शाह के बाद, तो स्मृति ईरानी के पास है। उसमें आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी के उसमें भी नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में व्यवस्था वाकई चरमरा रही है? क्या लोग वाकई नाराज हैं? आपको क्या दिखता है? दीपक जी, एक नहीं कई घटनाएं हमारे जेहन में आ रही, और बहुत दूर मत जाइए। आज की जो घटना वायरल हुई है प्रयागराज की, एक अनीता नाम की मुसहर परिवार की महिला, जिसे दवाई नहीं मिली, इलाज की वजह से दम तोड़ दिया उसने, और उसे 4 कंधे भी नहीं मिले दीपक जी। उसका पिता और उसका पति एक बांस पर लेकर के जा रहा था। नहीं, तो ये कहिए कि कुछ लोगों ने उसकी मदद की, उसको ऑटो भी उपलब्ध कराया, तब जाकर के उसका अंतिम संस्कार हुआ है। वरना ये जो मुसहर है, जो दलित है, जिसने झुआ भर के वोट दिया ना मोदी जी को, योगी जी को, उसके साथ क्या हो रहा है? ये जिसके पास कोई सुविधा नहीं, दवाई नहीं अस्पताल में, और आयुष्मान योजना के कार्ड बन रहे हैं, वो कहे कि लोग क्या चाटेंगे, क्या चूमेंगे उसको, उस कार्ड को। और इधर आलम दिया क्या है योगी सरकार ने, क्या सड़कें बनी हैं, क्या बिजली आ रही, ये सब प्रचार में चल रहा है। लेकिन 2 सड़कें, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल, जिसमें भी दरारें पड़ गई हैं, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, ये तो तब खुलेगा ना जब दिल्ली में सत्ता बदलेगी। लेकिन यहाँ जो डॉक्टर साहब, जो दिल्ली में परसेप्शन है, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, आप लखनऊ में हैं,
जाहिर तौर पे आपके पास जानकारी मुझसे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेरे पास आपके पास जानकारी है, आप ग्राउंड जीरो पर हैं। यहाँ पर परसेप्शन ये है कि उत्तर प्रदेश में माफिया पूरी तरह से खत्म हो गया है। बड़े माफिया या तो जेल में हैं या उनके घरों पर बुलडोजर चल गए या उनके एनकाउंटर कर दिए। और बाबा का जो बुलडोजर इसने गजब ढाया है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, अगर हम मायावती का पीरियड देखें, अखिलेश का पीरियड देखें 10-12 साल का, क्या उसमें इंप्रूवमेंट हुआ? क्योंकि दिल्ली में परसेप्शन है कि योगी का जो एक बुलडोजर मॉडल है, ये एक सफल मॉडल है कानून व्यवस्था को बनाए रखने में। दीपक जी, देवरिया में क्या हुआ अभी जी? चंद दिन पहले की घटना है, देवरिया सामूहिक हत्याएं, देवरिया में सामूहिक हत्याएं, गोरखपुर के पास। और आप देख लीजिए रायबरेली में विश्वकर्मा भाइयों को मार दिया गया, उन्नाव में एक व्यक्ति को मार दिया गया, न्यायी समाज का व्यक्ति। लगातार सामूहिक हत्याएं हो रही हैं और ये इस बात को दिखाती है कि वहां पर कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से नेस्तनाबूद हो गया है। पुलिस वालों का आलम यह है कि वहां पर रिश्वतखोरी चल रही है, सरेआम सांस्थानिक रिश्वतखोरी चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं होती। जो कह रहे माफिया राज खत्म हो गया, अरे साहब लेकिन लिस्ट पूरी जारी की गई है, कितने माफियाओं पर कितने मुकदमे हैं, जो मारे गए उनका कितना प्रचार हुआ। लेकिन असली में जो माफिया हैं वो तो या तो जेल से छोड़े जा रहे हैं या फिर वो सुरक्षित क्रिकेट खेलते हुए घूम रहे हैं। ये हालात है, तो आप क्या कहेंगे कि जो माफिया जो क्रिकेट खेल रहे हैं या ये माफिया जो लंबे लंबे गाड़ियों के काफिले से चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या ये खास जाति के ये माफिया हैं, एक पर्टिकुलर कास्ट के माफिया हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की जाति के हैं, मैं कह देता हूं वो माफिया है, उन पर कोई लगाम नहीं है। वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको सब बुके दिए जा रहे हैं, स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, फूल मालाएं उनको पहनाई जा रही हैं। इसको कानून व्यवस्था आप कहते हैं? ये कानून व्यवस्था है तो लोग क्यों मर रहे हैं? सवाल इस बात का है, क्यों सामूहिक हत्याएं हो रही हैं? आप तो गवर्नेंस को प्रोफेसर साहब एनालाइज करते हैं, प्रशासन को देखते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं। योगी की जो सरकार है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब गुजरात मॉडल के बाद अब उत्तर प्रदेश मॉडल, ऐसी बातें भी दिल्ली में चर्चा में आती हैं। क्या योगी की जो सरकार है मुस्तैद है? क्या योगी का जो गवर्नेंस का मॉडल है वो हिट हो रहा है? क्योंकि 2022 में उनको एक जबरदस्त जीत मिली योगी आदित्यनाथ को। क्या योगी एक बेहतर मॉडल लेके आए हैं गवर्नेंस का, जो बेटर देन मायावती, बेटर देन अखिलेश? नहीं, जो जिसको बुलडोजर राज कहा गया दीपक जी, बुलडोजर पंचर हो गया है। वो खास लोगों की तरफ ही मुड़ता है कि किन घरों को उड़ाना है, किन घरों को गिराना है, किसको नेस्तनाबूद करना है, किसको भय में रखना है। लेकिन असली जो खिलाड़ी हैं, असली जो माफिया हैं, वो तो बड़े ऐसो आराम के साथ घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, वो स्वागत सत्कार अपना करवा रहे हैं। ये जो बुलडोजर राज है, पहले तो लोकतंत्र में ये चलता नहीं। अगर आप ऐसे कानून व्यवस्था चलाना चाहते हैं, न्याय होना चाहिए, न्याय, लेकिन यहां न्याय नहीं हो रहा है। और न्याय नहीं हो रहा है इसलिए लोग अपने हाथों में कानून ले रहे हैं। ये सामूहिक हत्या क्या दिखाती है? एक हत्या हुई, बदले में 6 हत्याएं हुई। ये क्या दिखाता है? तो लोगों को भय खत्म हो गया है, क्योंकि ज्यादा जब भयभीत किया जाता है तो वो सारा भय खत्म हो जाता है। ये जो अगर न्याय लोगों के साथ होता है तो लोग कानून में भरोसा रखते हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में वो स्थितियां कतई नहीं है। मायावती से क्या तुलना की जा सकती है? उन्होंने एक मंत्री को अपने घर पे बुला करके उसको गिरफ्तार कराया। ये हिम्मत है क्या योगी आदित्यनाथ में? नहीं, ठीक है, आप जो बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट दे रहे हैं, अब क्योंकि मेरे पास वो फीडबैक नहीं जो आपके पास है। एक चीज यहाँ जरूर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आपको लगता है कि अमित शाह, एक मैं सर्वे देख रहा था इंडिया टुडे का, हालांकि थोड़ा पुराना सर्वे है, उसमें कहा गया था कि साहब मोदी के बाद 3 कंटेंडर्स हैं। कंटेंडर नंबर 1 प्रधानमंत्री की कुर्सी के अमित शाह हैं, कंटेंडर नंबर 2 जो है वो योगी आदित्यनाथ हैं, और कंटेंडर नंबर 3 वो नितिन गडकरी। राजनाथ जी तो गायब ही हो गए। अब ये जो कशमकश है कि मोदी के बाद कौन, वो जो योगी और अमित शाह की लड़ाई है,
जिसकी चर्चा होती है, बहुत सुनाई पड़ती है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, ब्यूरोक्रेसी है, मंत्री हैं, क्या ये अमित शाह और योगी के खेमों में बटे हैं? क्या इस तरह की कोई खेमेबाजी है जिससे सत्यानाश हो रहा है प्रशासन का, या जिससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है प्रशासन पे? क्या खेमेबाजी है उत्तर प्रदेश में? डेफिनेटली। और अगर आपको यकीन ना हो तो जरा गूगल कर लीजिए। यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों की जबान पर है, और मुझे तो लगता है कि दिल्ली में भी होगा। सुनते तो हम और भी लोग कह रहे हैं डेफिनेटली वो चीज। आप ब्यूरोक्रेसी उठा करके देख लीजिए। आप दो डिप्टी सीएम किसके लोग हैं? तारा सिंह चौहान जो वहां चुनाव हारे, ओम प्रकाश राजभर आज भी घूम रहे हैं कि मुख्यमंत्री वो कोई मंत्रालय मिल जाए। वो किसके लोग हैं, किसके आदमी हैं? ये कहा जा रहा है कि साहब ये तो अमित शाह के आदमी है। ये जब भाषा आपको चौराहे पर मिल जाएगी, पॉलिटिकल गॉसिप करते हुए लोग मिलेंगे कि दो डिप्टी सीएम दोनों अमित शाह के हैं, जो प्रमुख सचिव है वो भी गुजरात की लॉबी का है, और उसको चलाने वाला कौन? अरे एके शर्मा साहब, वो जी दिल्ली दरबार से यहाँ पर आए हैं, बिजली मंत्री हैं आपके यहाँ के। डेफिनेटली। तो जब दिल्ली दरबार से चल रहा है, और योगी आदित्यनाथ के भी अपने महत्वाकांक्षाएं होनी भी चाहिए किसी भी व्यक्ति की, तो ये जो टकराव है उसने उत्तर प्रदेश के लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। कोई कानून व्यवस्था नहीं, कोई मंत्रालय नहीं काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, मैं अब असली सवाल पे आ रहा हूँ। वो जो सब्जेक्ट आपका है, और आप, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में आपसे बेहतर इस सब्जेक्ट को कोई डील कर सकता है, और वो सब्जेक्ट है जातीय समीकरण। आपको लगता है कि जिस तरह से मोदी जी ने और शाह साहब ने 2014 के बाद छोटी छोटी जातियों के नेता जो है वो इकट्ठे किए, अपने मंच पर लेके आए, जो आपने भी ओम प्रकाश राजभर, फिर आपने नाम लिया दारा सिंह चौहान या अनुप्रिया पटेल जो कुर्मी नेता हैं, मंत्री हैं इस वक्त मोदी जी की सरकार में, या फिर संजय निषाद, अमित जी के बहुत खास है, अमित शाह साहब। ये जो नेताओं को लेके आए पिछड़ी जातियों से, फिर दलित कार्ड कहीं पर खेला, कहीं और भी तरह की राजनीति करी, केशव प्रसाद मौर्य जो ओबीसी हैं उनको जो है बीजेपी का प्रेसिडेंट बना दिया, स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया अमित शाह ने। क्या ये जो ओबीसी का जो एक खेल खेला गया, जिसमें बीजेपी को बहुत फायदा भी हुआ, बम्पर वोट मिले उनको, बम्पर सीटें मिली, क्या राहुल गांधी के ओबीसी के कार्ड के बाद आपको दरार दिखती है? बीजेपी के वोट में सेंध लग रही है आपको? आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है योगी और मोदी को यूपी में? ये हो गया है, साफ हो गया है। अब आप आम आदमी से बात करिएगा, वो एक बात अब कह रहा है कि मोदी जी नकली ओबीसी है, और नीतीश कुमार और राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो असली ओबीसी के लिए कर रहे हैं। कि आपने दिया क्या? ओबीसी का मुखौटा लगा करके जो आप आए थे, भाषण में कह रहे थे मैं फला जाति का हूं, और उसके बाद लोगों ने झुआ भर वोट दिया, बम्पर वोट दिया, बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग की। मैं तारीफ करूंगा। अमित शाह जब 2013 में प्रभारी बनाए गए, केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि मौर्य वोट बहुत बड़ी तादाद में है। उसी समय स्वामी प्रसाद मौर्य भी आए थे, दारा सिंह चौहान आए थे, पश्चिम से धर्म सिंह सैनी आए थे, सहारनपुर की उस पूरी बेल्ट से। तो जो पिछड़ी जातियां हैं, नॉन यादव, अनुप्रिया पटेल, तो चाहे उसमें पटेल हो, मौर्य हो, सैनी हो, ये तो, और संजय निषाद, एक बड़ी जाति है उत्तर प्रदेश में, और जिसे माना जाता है कि 13% तक है जो निषाद बिरादरी है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें तो फिर हो क्या गया ये तो बताइए डॉक्टर साहब, हुआ क्या ये तो बताइए। ये तो बता दिया आपने, सारी बारात लेके चल रहे थे। उसका हुआ ये कि 72-73 सीटें जीती और प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली। उसके बाद अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि वो असली नस्ली का फर्क समझ में आ गया है लोगों को, और वो लाइन लगी है वहां से निकलने की। अब वोट निकल गया है, नेता ही रह गया है। जब नेता होता झुंझुना आप केवल बजाने को रह गया है। संजय निषाद हो, दारा सिंह चौहान हो, या उसमें केशव प्रसाद मौर्य हो, स्टूल पर बिठाया आपने, मौर्य क्या बर्दाश्त कर लेगा इस बात को? या जो दलित नेता थे क्या किया आपने? स्वामी प्रसाद मौर्य तो निकल गए, बहुत सारे लोग। तो अब केवल मुखौटे बचे हैं, झुंझुना बचा है, वोट नहीं बचा है। लोग वहां से वापस आ रहे हैं, और यही वजह है राहुल गांधी के साथ खड़े होकर, खड़गे के साथ खड़े होकर के, नीतीश कुमार के खड़े होकर के, और अभी तो मायावती की भी बारी है। ये तो बचा हुआ है, और जब वो आ जाएंगी, जो आप कह रहे थे ना, हम लोग अमेठी का जिक्र कर रहे थे,
मायावती अपने घर से निकले ये खबर आ जाए तो 5,000 लोग गेट पे आपको मिल जाएंगे। आपने जाना है ना मायावती पॉलिटिक्स को, आपने बहुत पढ़ा है, हम लोग जानते हैं उनकी क्या लोकप्रियता है। और योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी के बावजूद ये हो रहा था, तो इसका मतलब है कि लोगों का विश्वास अब खत्म हो गया है और जो ओबीसी है, अति पिछड़ा है, वो निकल गया है। नहीं, मैं फाइनल क्वेश्चन, लास्ट कमेंट चाह रहा हूं, समय हो रहा है। अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से आके चुनाव लड़ते हैं, जो है अखिलेश यादव वो पीडीए की बात कर रहे हैं, इस बार पीडीए का समीकरण बना के चल रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात हो रही है। इधर जयंत चौधरी हैं पश्चिम में, आरएलडी के जो नेता हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते, वो जाटों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस के भी अपना वोट है, कांग्रेस भी थोड़ा सा रिवाइवल मोड में है। मुसलमान एक मुश्त जाएगा ही जाएगा, 19% मुसलमान है उत्तर प्रदेश में। अगर मायावती भी आती हैं आचार संहिता लगने के बाद, और ये एक कंसोलिडेटेड अपोजिशन, एक आप कह सकते हैं कि सारा अपोजिशन इंडिया अलायंस के साथ आता है, क्या बहुत मुश्किल वक्त होगा तब योगी और मोदी के लिए 2024 में उत्तर प्रदेश में? दीपक जी, रेत की तरह फिसल जाएगा यूपी मोदी और योगी के हाथ से, अब कोई चड़क नहीं बचा पाएगा। यही पीडीए है और वही राहुल गांधी का सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है। हालांकि उसे मैं बहुजन की राजनीति कहता हूं। राहुल गांधी ओबीसी, दलित, आदिवासी, महिला, इन सब की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ तो राहुल गांधी का जो बहुजन कार्ड है और अखिलेश यादव का पीडीए स्ट्रोक है, नीतीश कुमार वहां से फील्डिंग कर रहे हैं। और जब वो फूलपुर आएंगे और इधर से खड़गे साहब आएंगे तो उसके बाद बचेगा क्या? आप बताइए क्या बचेगा? अति पिछड़ी जातियां वो बेबस होकर, अभी आप गोरखपुर में देख लीजिए, जमीन के सवाल पर दलित आंदोलन कर रहे थे, उठाकर के उनको बंद कर दिया गया। सिद्धार्थ रामू उसमें थे, एसआर दारापुरी जैसे लोग थे जो बहुत बड़े ओहदे वाले लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। अब वो दलित अधिकारों की मांग कर रहे हैं तो आप जेल में डाल देंगे उनको? तो क्या देश के लोग, अब उत्तर प्रदेश के लोग, मुझे नहीं लगता है, मैं जो जमीन पर देख रहा हूं, जो जा रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, वो अब इस सरकार को बदलने के मूड में हाँ बोल नहीं रहे। दीपक जी, चुप है लेकिन मन मना रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप आए और जिस तरह से आपने मतलब एक हथेली पर जैसे उत्तर प्रदेश को रखा और कैमरे के सामने दिखा दिया आपने, एक चीज तो है कि जो भी आपने बातें कही उससे तो मुझे ऐसे ही लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त फाइट होने वाली है। और ये जो एक तरफा लड़ाई लोग बता रहे थे कि साहब एक तरफा लड़ाई है योगी और मोदी की, मुझे ऐसा लगता है जो 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 आपने जिस तरफ इशारा किया कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी मुसीबत गुजरात लॉबी के लिए बनने जा रहा है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, प्रोफेसर साहब ने, कि चाणक्य, मोदी जी के जो चाणक्य मिश्रा, वो भी अब उत्तर प्रदेश में बाजी नहीं पलट पाएंगे। और अगर उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर होती है तो फिर मोदी जी के लिए 250 पार करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होगी, बहुत बड़ी चुनौती होगी। डॉक्टर साहब, आप आए और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे दोस्तों को, और जितनी आसानी और सहजता से और रोचकता के साथ आप राजनीति को समझाते हैं, मैं सही कह रहा हूँ, सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू सो मच। खबरों में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। तुम बने रहें मेरे साथ, यानी कि द खबरीलाल के साथ, और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना न भूलें। इसके अलावा आपने आज अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको हमारी किसी खबर से कोई शिकायत है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।